हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लड, बाढ़। ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है, जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड, या फिर मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी का। और जो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी कर रहे हैं ज्योग्राफी से किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो उन लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और एक बात और कि ये जो टॉपिक फ्लड है, इससे रिलेटेड इनफ मटेरियल मैंने अपने वीडियो में कवर किया गया है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देर किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ फ्लड। फ्लड का हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर से ज़रूर लिखिए, इससे मार्क्स ज़्यादा एग्ज़ामिनर आपको देता है। बेसिकली जो जैसे ग्रेजुएशन, बीए और एमए वगैरह में जो 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इनंडेशन ऑफ लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स बाय द राइज इन द रिवर चैनल, rise of water in the channel and its spillover present the condition of flooding। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी बीच में यहाँ गलती मैंने पढ़ दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये पहला जो है इनंडेशन ऑफ लैंड, इनंडेशन का मतलब होता है डूब जाना। तो लैंड और ह्यूमन सेटलमेंट्स डूब जाते हैं कब? जब वाटर का लेवल राइज होता है इन द चैनल एंड स्पिल ओवर, और जब पानी का लेवल, जल स्तर बढ़ता है तो वो पानी सराउंडिंग एरियाज में बढ़ता है, तो इस वजह से फ्लड आता है। तो ये एक तरह से दिया हुआ है फ्लड का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डेफिनेशन में आएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है, अ हाई वाटर लेवल दैट ओवरफ्लोज द रिवर अलोंग एनी पोर्शन ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड फ्लड। अ हाई वाटर लेवल, पानी का जब लेवल, वाटर का लेवल जब हाई होता है, डैट ओवरफ्लोज द रिवर, मतलब रिवर से ओवरफ्लो होता है, मतलब रिवर का जो कैपेसिटी है वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखने का, वो उसके बियॉन्ड वाटर का कैपेसिटी बढ़ जाता है, मतलब वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो जिस वजह से वो रिवर के बाहर आ जाता है, तो उस केस को फ्लड कहते हैं, सॉरी। अ हाई वाटर लेवल दैट ओवरफ्लोज द रिवर्स अलोंग एनी पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीम इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है। फिर है उसके बाद, एक्सेस वाटर फ्लोज ओवर रिवर बैंक्स एंड सबमर्ज द एडजेसेंट लैंड which is usually dry. When it happens, the channel and floodplain together allow the passage of water। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने से, लेकिन है बहुत आसान। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक्सेस वाटर फ्लोज ओवर रिवर बैंक्स, मतलब जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में जो वाटर अवेलेबल है, वो रिवर बैंक से फ्लो करता है। ठीक है। एंड सबमर्जेस द एडजेसेंट लैंड विच इज़ यूजुअली ड्राई, मतलब रिवर के आसपास जो भी जगह है, लैंड पोर्शन है, वो काफ़ी सूखा हुआ रहता है, मतलब जनरली सूखा हुआ ही रहता है। तो वहाँ पे वो रिवर का पानी चल जाता है, ओवर सरप्लस वाटर वहाँ चल जाता है। और व्हेन इट हैपेंस, और जब ये सरप्लस पानी, ये सरप्लस वाटर लैंड की तरफ मूव करता है, देन द चैनल एंड फ्लड प्लेन टुगेदर अलाउ पासेज ऑफ वाटर। तो जो चैनल है, जो फ्लड प्लेन है, जो नदी के किनारे जो प्लेन्स रहते हैं उसको फ्लड प्लेन कहते हैं, तो ये टुगेदर दोनों अलाउ करते हैं कि वाटर पास हो। अब जाहिर सा बात है, ये ऑब्वियस सा बात है, ये लो आप लोग दिमाग में ज़ोर डालिए, प्रैक्टिकली सोचिए इस बात को कि अगर पानी का लेवल ये रिवर में ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो सराउंडिंग लैंड्स की तरफ बढ़ेगा वाटर, क्योंकि वाटर सरप्लस अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट है। एंड वाटर इज सरप्लस देन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तो इस केस में तो पानी ओवरफ्लो होगा ही लैंड्स की तरफ। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फ्लड्स आर रिलेटिवली स्लो इन ऑकरेंस। जो फ्लड्स है वो रिलेटिवली क्या है, स्लो है ऑकरेंस में। कहने का मतलब ये है कि फ्लड है वो काफ़ी धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत से तुरंत 1 मिनट के अंदर कि जल स्तर पूरा एकदम 1 मीटर तक बढ़ जाए, तो उस टाइप का नहीं है, मतलब बहुत धीमे गति में आता है फ्लड। लेकिन हाँ, फ्लड जो है वो भी काफ़ी एक डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ है। और ये जो फ्लड है, इससे रिलेटेड जो करंट में टॉपिक्स है, इस वीडियो में मैं वो भी कवर करूँगा। इस वीडियो में अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो इससे अलग
मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़रूर बनाऊंगा जो फ्लड से रिलेटेड हो। और फ्लड आप लोग के सिलेबस में होगा, यूपीएससी का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में तो ज़रूर होगा कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन ज्योग्राफी। और जो ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन बीए बीएससी कर रहे हैं, चाहे फिर मास्टर्स कर रहे हैं, एमए एमएससी, उनके में भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होगा ही इन फ्लड्स। तो फ्लड एक कंटेम्प्रेरी इशू है। कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब समकालीन मुद्दे जो कि अभी उसका सॉल्यूशन हो रहा है, कम्प्लीटली सॉल्यूशन नहीं हुआ है, जो अभी करंट में इंडिया चाहे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, नॉर्मल कंडीशन वर्सेस फ्लड कंडीशन। देखिए आप लोग, नॉर्मल कंडीशन ये है और नॉर्मल कंडीशन ये, एक सेकंड मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, जैसे रिवर है, ये रिवर यहाँ से बह रहा है, ये बहुत अच्छा सा टेढ़ा मेढ़ा अच्छा सा नदी बह रहा है। इसके अगल बगल में जो इसके बगल का लैंड है इसको फ्लड प्लेन कहते हैं। तो ये फ्लड प्लेन है, तो नॉर्मल कंडीशन में फ्लड प्लेन जनरली ड्राई है, लेकिन फ्लड कंडीशन में क्या हुआ है, फ्लड प्लेन में भी पानी बह गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सेस वाटर जो रिवर का आता है वो लैंड की तरफ मूव हो जाता है फ्लड प्लेन की तरफ, तो इस वजह से फ्लड प्लेन बढ़ जाता है। सो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि फ्लड की कंडीशन में पूरा का पूरा फ्लड प्लेन बढ़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है काउजेस ऑफ फ्लड्स। अगर आप लोग को एक सेकंड और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपके डाउट को कमेंट्स में बताऊँगा। ठीक है, अनलाइक अदर नेचुरल डिज़ास्टर द काउज ऑफ फ्लड्स आर वेल स्टैब्लिश्ड। मतलब जो भी दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर है उनका काउज वेल डिफाइंड काउज नहीं पता रहता है जनरली, जैसा कि देखा जाए, लेकिन जो फ्लड है उसका काउज वेल डिफाइंड है। दे आर रिलेटिवली स्लो इन ऑकरेंस एंड ऑफन ऑकर इन वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स विद इन एक्सपेक्टेड टाइम इन अ ईयर। जो फ्लड है वो रिलेटिवली स्लो इन ऑकरेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लड है कंपैरेटिवली लो आते हैं अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ के कंपैरिजन में, एंड ऑफन ऑकर इन वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स। मतलब फ्लड है वो एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, बेसिकली इस पार्टिकुलर रीजन जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे ही ये फ्लड आता है, एंड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम इन ईयर। मतलब हर टाइम में एक फिक्स टाइम रहता है फ्लड आने का, ऐसे अनठिकानी कभी भी कहीं पर भी फ्लड नहीं आ सकता है, एक डेफिनिट टाइम होता है उसी में आता है। दे आर बेसिकली टू टाइप्स विच काउज, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, अर्थक्वेक दिया यहाँ पे फ्लड होगा। दे आर बेसिकली टू टाइप्स, मतलब जो फ्लड है उनके दो कारण रहते हैं, नेचुरल काउज और ह्यूमन और स्लैश एंथ्रोपोजेनिक काउज। जो फ्लड है उसके सिर्फ दो कारण रहते हैं, मेनली दो कारण, नेचुरल काउज और ह्यूमन काउज। ह्यूमन को काउज को हम लोग अदर वर्ड्स में एंथ्रोपोजेनिक काउज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेचुरल काउज क्या क्या है जो अर्थक्वेक को काउज करते हैं। तो हेवी रेनफॉल, सॉरी अर्थक्वेक नहीं, फ्लड को। नेचुरल काउज क्या है जिसकी वजह से फ्लड आता है, बाढ़ आता है। हेवी रेनफॉल एंड क्लाउड बर्स्ट। Heavy concentrated rainfall reduces the capacity of the rivers to accept any more surface runoffs due to the rainfall, and as a result water spills over to adjoining areas. जब रेनफॉल काफ़ी हेवी अमाउंट में हो, बहुत भारी बारिश हो, तो वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है रिवर का कैपेसिटी को टू एक्सेप्ट एनी मोर सरफेस रन ऑफ। मतलब सरफेस रन ऑफ करने का मतलब है कि रिवर का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है और पानी को अपने अंदर लेने का। एज अ रिजल्ट वाटर स्पिल्स ऑफ एडजॉइनिंग एरियाज। अब मान लीजिए पानी नदी पे स्टोर नहीं हो पाएगा, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो वो फ्लड प्लेन्स एडजॉइनिंग एरियाज में मूव करेगा ही करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। और है नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, बेसिकली थंडर स्टॉर्म विच यील्ड वेरी हेवी रेनफॉल्स। ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है ये भी हेवी रेनफॉल से एसोसिएटेड है, ये सब हेवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इस केस में होता है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, इस क्लाउड बर्स्ट के केस में होता है जो कि ग्रेटर देन होता है 50 to 100 सेंटीमीटर विद इन फ्यू आवर्स। मतलब कुछ घंटा ही में 50 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है इसका जो ये एनुअल नहीं कहेंगे, मतलब जो रेनफॉल का अमाउंट है वो कुछ कुछ घंटों में बढ़ते रहता है, तो जिस वजह से भी यहाँ फ्लड आता है। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो। जैसे कि हाँ आजकल का
आप लोग जान ही गए हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को अनदर टर्म्स में हम लोग क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। इसके रिलेटेड भी डिटेल वीडियो बनेगी यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, और अदर एसएससी, सीजीएल, जेएसएससी ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनेंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ जो कारण है इस वजह से ग्लेशियर है तो वो सब पिघल रहा है अंटार्कटिका और भी अदर पोलर रीजन्स में, तो जिस वजह से ये समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो फ्लड आएगा। चेंजेस इन रिवर सिस्टम एंड लार्ज कैचमेंट एरियाज, मतलब रिवर में किसी तरह का चेंज आ गया, मान लीजिए कहीं पे कुछ रिवर में पाथ चेंज हो गया, चाहे कुछ और कारण हो गया रिवर्स में, तो वहाँ पे भी फ्लड आएगा। जैसे कि चेंजेस इन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेडिमेंट डिपोजिशन। मान लीजिए सेडिमेंट का डिपोजिशन हो गया या फिर सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, बात दोनों एक ही है, आप लोग कभी कंफ्यूज मत कीजिए, इसलिए मैंने स्लैश देके इसको लिखा है। स्लैश कहने का मतलब दोनों का मतलब एक है। सेडिमेंट डिपोजिशन, जैसे कि नदी है, नदी में सेडिमेंट्स आए, सेडिमेंट्स में डिपॉजिट किए, तो ऑटोमेटिकली है कि नदी का है जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी नहीं अट पाएगा, क्योंकि नीचे अगर पत्थर है, चट्टान है, सेडिमेंट है, तो वो भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जिस वजह से पानी का वॉल्यूम जो उसमें है वो कम हो जाएगा। तो पानी का वॉल्यूम कम होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि सराउंडिंग फ्लड प्लेन्स में बहेंगे पानी, तो ये भी एक फैक्टर है। कोलैप्स ऑफ डैम्स, मान लीजिए डैम बना है, डैम क्या है? एक तरह का बैरियर है, जो बैरियर रुकावट है जो नदी का पानी को एक जगह करके रखता है। तो अब डैम ही टूट गया तो नदी का डैम का पानी है वो बाहर आ जाएगा सराउंडिंग एरियाज में, तो इस वजह से भी फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा ही। और ऐसा होता है बहुत जगह, आप लोग के घर के आसपास भी कोई डैम होगा तो वहाँ पे भी कोई डैम भगवान ना करे कि कोई कोलैप्स हो, लेकिन हाँ अगर वो डैम कोलैप्स होता है तो बहुत सारा ये बाढ़ आ सकता है। इस वजह से हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो अगर पानी का लेवल राइज हो रहा है तो इस वजह से डैम का जो फाटक होता है वो खोल देती है। क्यों? ताकि एक्सेस लेवल ऑफ सरप्लस वाटर से डैम के जो बांध है उस पर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, टी सुनामी इसको सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो है 6 पॉइंट, इसको हम लोग टी साइलेंट है, इसको सुनामी बोलते हैं। ठीक है, सुनामी इन कोस्टल एरियाज एंड लैंडस्लाइड इन कोर्स ऑफ रिवर्स। अगर मान लीजिए कोस्टल एरियाज में सुनामी आ गया, सडन मूवमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक इन द ओशियन फ्लोर, इसको हम लोग सुनामी कहते हैं। मतलब अर्थक्वेक अगर समुद्र का बेस पे हो तो उसको हम लोग सुनामी कहेंगे, पानी में जो होता है। तो और इस कारण से भी फ्लड आ सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी चाहे नदी का पानी जो कुछ भी है तो सब यहाँ पे आ जाएगा ज़मीन लैंड एरिया पे। एंड लैंडस्लाइड इन कोर्स ऑफ रिवर्स, मतलब अगर लैंडस्लाइड हो जाएगा नदी के किनारे पे तो भी जो फ्लड प्लेन है वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में, तो ये भी एक कारण है फ्लड का। फिर अब नेक्स्ट कारण है ये ह्यूमन स्लैश एंथ्रोपोजेनिक काउस, मतलब जो ह्यूमन्स यानी हम इंसान जो करते हैं उसके वजह से फ्लड में क्या कंट्रीब्यूशन है, फ्लड किस तरह से बह रहा है ह्यूमन के वजह से, तो इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जेनेसिस एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ फ्लड्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि गलत है। इन द जेनेसिस एज वेल एज स्प्रेड ऑफ फ्लड्स, ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसानों के वजह से भी फ्लड्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो पहला कारण ये है ह्यूमन काउज में इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ कटाव। पेड़ कटाई है वो बहुत ही खतरनाक है हम लोग इन्वायरमेंट के लिए। इट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल्स विच होल्ड्स डाउन द सॉइल दैट एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज एंड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर व्हेन इट रेन्स। इट ऑल्सो लीड्स टू सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स। यहाँ बहुत समझने वाला पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा तरह से कंसनट्रेट होके। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, अब ये जो लिखा है इस पर आप ध्यान मत दीजिए, अभी आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब वन का कटाई, पेड़ कट रहा है, पेड़ कटेगा तो नीचे का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ये उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पेड़ ही जो है रहता है जो सरफेस में जो वाटर चल रहा है, जैसे रेनफॉल के थ्रू वो एब्जॉर्व कराता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन रहता है। साथ साथ
पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है तो फ्लड आने का चांस कम रहता है, क्योंकि बहुत सारा पानी वो पेड़ अपना जड़ में एब्जॉर्ब कर लेता है, मिट्टी में एब्जॉर्ब करवा देता है, तो ये सब फ़ायदा होता है। वही चीज़ है कि पेड़ कट जाता है तो लैंडस्लाइड होगा, फिर सॉइल इरोजन होगा, तो इस वजह से फ्लड भी आएगा। सॉइल इरोजन होगा कहने का मतलब कि तेज़ी से पानी बहेगा लैंड एरिया में, मिट्टी का कटाव हो जाएगा, तो फ्लड आएगा अगर पेड़ नहीं रहेगा। तो पेड़ बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्लड को रोकने में। तो वही पेड़ फ्लड को रोकता है और वही पेड़ को हम लोग काटते जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घर का ज़रूरत है, ज़्यादा ज़मीन का डिमांड हो रहा है, तो इस वजह से जो कि गलत है। गवर्नमेंट को भी अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जैसे चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आया वहाँ का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही इंडिया में भी वन चाइल्ड पॉलिसी को लाना चाहिए, ताकि ये सब जो डिफॉरेस्टेशन है उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है और इन्वायरमेंट नेचुरली हील करेगा। आप लोग इससे वन चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल्स विच होल्ड्स डाउन द सॉइल एट दैट एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज एंड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर इन इट्स गेन। मतलब पेड़ है, पेड़ मिट्टी को ही बांध के रखता है, अब पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह जाता है और लैंड एरिया में वाटर का एक्यूमुलेशन हो तो फ्लड आएगा। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन एक डायरेक्ट काउज है फ्लड आने का, ठीक है। अनसाइंटिफिक यूज ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन एंड बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सम फार्मर्स हैव काउज soil and water to flush into rivers by leaving the lands bare. Even choosing the ground direction to plough in can cause floods. Sorry, plough नहीं flood है, ठीक है। Some farmers have caused soil and water to flush into rivers. कहने का मतलब ये है कि कुछ फार्मर ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, उस पर कोई पौधा नहीं लगाते हैं, जिस वजह से सॉयल बह जाता है, सॉयल और वाटर जो वाटर है और सॉइल है सब बह जाता है, फ्लश हो जाता है रिवर्स में। और बहुत लोग गलत डायरेक्शन चुनते हैं ये प्लफ करने का, हल जोतने का, तो इससे वजह से भी फ्लड्स आता है। और थर्ड है इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इट हैज़ रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ लैंड टू एब्जॉर्व रेनफॉल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ड इम्परमेबल सरफेस। अब जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जगह जगह हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, जगह जगह रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो लैंड में अब सीमेंटेड हो रहा है सारा चीज़, सीमेंट गिट्टी बालू वगैरह ये सब चीज़ को ज़मीन में पक्का किया जा रहा है, तो सॉइल का कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है, ऊपर हार्ड इम्परमेबल सरफेस बन रहा है, तो इस वजह से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है मिट्टी। तो इस वजह से एक कारण तो ये है कि फ्लड का समस्या है, दूसरा कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाते जा रहा है समय के साथ साथ, तो ये दो बेनिफिट है। हालांकि यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होने से ग्राउंड वाटर टेबल में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हालांकि इस ग्राउंड वाटर में जो क्या प्रॉब्लम आ रहा है करंट सिनेरियो में, इससे रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि यूपीएससी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। और नेक्स्ट है इसमें दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ एज लेस वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इनटू ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया सॉइल नहीं रहेगा, इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, तो सारा पानी बह जाएगा और फ्लड ले आएगा। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन। ये है, कभी कभी आपको पूछ लेगा नेशनल फ्लड कमीशन ये क्या है या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग क्या है, तो इसके बारे में आप बता सकते। ये कमीशन है जो मॉनिटर करता है कि इंडिया में कितना बाढ़ आ रहा है, क्या है नहीं है सब चीज़। जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है नेशनल फ्लड कमीशन आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन एरियाज इन इंडिया। जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है वो 40 मिलियन हेक्टेयर्स ज़मीन है उसको पहचान लिया है कि वो यहाँ पे फ्लड आता है। तो फ्लड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है फ्लड से रिलेटेड तो आप आँख मूंद के मैप बनाइए, उसमें ये सब स्टेट्स को लोकेट कीजिए, कलर कीजिए, आपको डेफिनेटली आपका मार्क्स बूस्ट करेगा।
ये है एक स्टैटिक और एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग में हर जगह आप लोग को मैप यूज़ करना है इंडिया का, और किसी भी चीज़ को लोकेट करना है। अब फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, जो ग्रीन कलर से आप लोग दिख रहा है, ये यहाँ पे यहाँ बाढ़ आता है फ्लड, तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे छोटा सा ये राज्य है केरला। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये ऐसा ये मैंने सोर्स इंटरनेट से के सोर्स से लिया है। ये जो मैप है ये शो कर रहा है ग्रीन कलर कि इस एरिया में फ्लड प्रोन स्टेट्स है, यहाँ पे फ्लड आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा कि राजस्थान में तो सूखा रहता है, डेजर्ट है, वहाँ पानी का किल्लत है, तो वहाँ बाढ़ कैसे आता है? इसका कारण आपको आगे इस लेक्चर पे मिलेगा, तो इस लेक्चर को आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे आगे बढ़ने से पहले ये सब राज्य को आप लोग मैप में लोकेट कर लीजिए अपने, ताकि आप लोग को याद रहे, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जाए तो इंडिया में कैसा है, तो ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को ड्रॉ कर देना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लड प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एरिया। यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एरिया के बाद अमंग है द हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये आप जान लीजिए मोटा मोटी कि असम, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये असम है, असम, वेस्ट बंगाल और ये बिहार, 1 2 3, ये 3 राज्य है इंडिया के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नॉर्थर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो के बीच में यहाँ गैप नहीं दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सो सॉरी, आई एम रियली आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ओकेजनल फ्लड्स। कहने का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, बिहार के अलावा मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नॉर्थर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ओकेजनल फ्लड्स। पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी कुछ रिवर्स की वजह से ओकेजनल यानी कभी कभार फ्लड आ ही जाता है। थर्ड में है स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब आर ऑल्सो गेटिंग इनंडेटेड इन रिसेंट डिकेड्स ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स। कहने का मतलब है जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है कि राजस्थान में क्यों बाढ़ है। तो स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब आर ऑल्सो गेटिंग इनंडेटेड इन रिसेंट डिकेड्स ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स कहने का मतलब है कि जो कभी कदार फ्लड आता है उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। तो जो राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सब भी धीरे धीरे फ्लड्स के चपेट में आ गए हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पैटर्न ऑफ मानसून एंड बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर चैनल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ इस रीजन्स में बाढ़ आने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे मानसून जो सीजनल विंड्स चलते हैं, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये सब का पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, जिस वजह से राजस्थान, गुजरात वगैरह में बाढ़ है। एंड बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द स्ट्रीम्स एंड चैनल्स, और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स का और भी बहुत सारे रिवर को ब्लॉक कर दिया जाता है ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ जैसे ब्लॉकेज हो जाएगा किसी भी नदी का, तो उसका पानी स्टोर होते जाएगा तो एक बाढ़ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सब चीज़ होता है। समटाइम्स तमिलनाडु एक्सपीरियंसेस फ्लडिंग ड्यूरिंग नवंबर जनवरी ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून कहने का मतलब है कि जो मानसून इंडिया में बारिश कर चुका है और फिर मानसून वीक हो जाता है इंडिया में बारिश करने के बाद, वो वापस लौटता है। तो जो मानसून वापस लौटता है इंडिया में बारिश करने के बाद, उसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। एज सिंपल एज पॉसिबल। आप लोग को ये सब टर्म है ये क्लाइमेट चैप्टर में मिलेगा। और हाँ, ये जो क्लाइमेट रिलेटेड वीडियो है, क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में मैं स्पेशली वीडियो बनाऊँगा, जो कंटेंट सबसे ईजी लैंग्वेज में होगा और यूट्यूब में कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा
और बेल आइकन प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन रिवर रीजन, गंगा रिवर रीजन, नॉर्थ वेस्ट रिवर रीजन, सेंट्रल एंड दक्षिणी इंडिया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड प्लेन्स है ये भी मैंने काफ़ी सोर्स को मैच किया, लेकिन ये ऑथेंटिक सोर्स है, ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि फ्लड प्लेन्स कहाँ कहाँ है। पहले ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन, फिर गंगा रिवर रीजन, फिर नॉर्थ वेस्ट रिवर रीजन, फिर सेंट्रल एंड दक्कन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल और दक्कन इंडिया यानी जहाँ सतपुरा विंध्यागंज है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन कहने का मतलब है कि पंजाब हरियाणा साइड, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, 6 में है द मिडिल एंड लोअर कोर्स ऑफ इंडियन रिवर्स such as Ganga, Brahmaputra, Kosi, Damodar, Mahanadi, etc. are prone to floods due to very low gradient. The flat plains do not have enough gradients for outlet drainage. कहने का मतलब जो मिडिल और लोअर कोर्स, जो मध्य स्तर है और निचला स्तर है इंडियन रिवर्स का, जैसे कि गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, कोसी का, दामोदर का, महानदी का, वहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है ड्यू टू वेरी लो ग्रेडियंट, क्योंकि नदी का जो है ग्रेडियंट है, मतलब जो है नदी का क्या बोलेंगे, जो वॉल्यूम कैपेसिटी है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कम है। ग्रेडियंट यानी एक तरह का काफ़ी कम ढलान है, ऊंचा ऊंचा, मतलब इसमें स्पेस नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे फ्लड आता है, आउटलेट ड्रेनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब ये समझ लिया आप, एक इसको हम ट्रिक से समझाते हैं कि एक बाल्टी है। ठीक है, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो ये सब जो नदी जहाँ पे मेंशन है, कोसी, दामोदर, महानदी, ये सब छोटा बाल्टी है। तो छोटा बाल्टी में का पानी है वो जल्दी भर जाता है, फिर बह भी जाता है जल्दी। उसमें से 2 बाल्टी आप छान के रखिए नल पे, एक बड़ा बाल्टी, छोटा बाल्टी है तो जल्दी भर जाएगा और पानी उसमें से बहने लगेगा। तो यही सेम केस होता है यहाँ पे, इसमें है वाटर को होल्ड करने कैपेसिटी कम है इन नदियों में, क्योंकि इनका ग्रेडियंट कम है, जल स्तर। और नेक्स्ट हम लोग 7 है कि पेनिनसुलर रिवर्स आर मैच्योर एंड दे, सॉरी यहाँ वी नहीं हो चाहिए, यहाँ पे दे है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। दे हैव हार्ड रॉक बेड्स सो दे हैव स्वलो बेसिन, दिस मेक देम प्रोन टू फ्लडिंग। पेनिनसुलर रिवर्स है यानी जो सीजनल रिवर है, जो कुछ सीज़न के लिए बहता है, तो यहाँ पे भी हार्ड रॉक बेड्स है, यहाँ पे स्वलो बेसिन है यानी गहरा बेसिन है, तो यहाँ पे भी फ्लडिंग आता है, यानी फ्लड यहाँ पे भी होता है। पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली प्रोन टू साइक्लोन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, आप लोग कमेंट में बताइए कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के समय में साइक्लोन आता है, तो जिस वजह से यहाँ पे स्टॉर्म सर्ज, टाइडल वेव्स और टॉरेंशियल रेनफॉल ये सब देखने को मिलता है, मतलब तूफ़ान, बारिश, ये सब यहाँ पे कॉमन है ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ इस वजह से भी फ्लड आता है ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया का। फिर अब है कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड। कॉन्सिक्वेंसेस या इफ़ेक्ट्स, यहाँ स्लैश देना मैं भूल गया तो उसके लिए सॉरी। यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट्स दोनों का मतलब सेम है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है फ्लड का। द फ्लड आर टेम्परेरी इनंडेशन, दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज एज द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। मतलब फ्लड के वजह से टेम्परेरी इनंडेशन मतलब कुछ हल्का सा लैंड और वेजिटेशन डूबता है, लेकिन दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज काउज करता है, बिकॉज क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, जिस वजह से फ्लड भी काफ़ी डिज़ास्टरस और बहुत भयंकर स्वरूप लेता है। अब पहला क्या कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका प्रभाव, इम्पैक्ट क्या है। पहला, फ्लड्स आर टेकिंग लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स एंड लॉस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जीवन ले रहा है, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं फ्लड्स की वजह से, और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो रहा है, ये सब चीज़ का भी लॉस हो रहा है। एंड प्रॉपर्टी, जो कि इंसान का प्रॉपर्टी है, ये सब भी लॉस हो रहा है। अब घर मकान किसी का टूट गया तो उसका संपत्ति ही है ना किसी का घर मकान, तो वो सब भी का लॉस हो गया।
द क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाई टेम्प्रोरी लॉस ऑफ एग्रीकल्चर सीजन एंड फर्टाइल सॉइल कवर। अब ज़्यादा बाढ़ आएगा तो किसी किसी फसल को चाहिए कम पानी, तो उसको ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो एग्रीकल्चरल लॉस हो जाएगा, फर्टाइल सॉइल कवर ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए तेज़ी से पानी बढ़ रहा है तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। बहुत तरह फैक्टर है, जो जितना भी एग्रीकल्चर किया गया है, कृषि किया गया है, वो सब भी लॉस हो जाएगा। एक एग्रीकल्चर सीजन में जितना भी खेती किया गया किसानों के द्वारा, वो सब उनका पानी मिट्टी में फिर गया। थर्ड है, इट लेड्स टू चेंज इन हैबिटाट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट्स एंड लॉस ऑफ एनिमल्स ड्यू टू ड्राउनिंग। यहाँ पे एनिमल्स को भी दिक्कत होता है। मान लीजिए जो एनिमल जंगल में रहते हैं या फिर ये कहीं और रहते हैं, जहाँ अगर मान लीजिए उनके जगह पे फ्लड आ गया तो उनका वो जगह छोड़ना पड़ेगा, उनका हैबिटाट यानी जहाँ वो रहते हैं, एनिमल जहाँ रहते हैं वो नष्ट हो जाएगा। और लॉस ऑफ एनिमल ड्यू ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, तो एनिमल भी मर जाएंगे क्योंकि वो अगर मान लीजिए पानी में डूब गए एनिमल, पानी का जल स्तर बढ़ गया है लेवल, तो एनिमल डूबेंगे तो यहाँ पे ड्राउनिंग होगा, तो उससे भी एनिमल मर जाएंगे। फोर्थ इम्पैक्ट है डिस्रप्शन ऑफ लाइन्स ऑफ रेलवे, रोड कम्युनिकेशन एंड essential services, creating great problems for the movement of people and goods. Disruption of lines of railways, road communication and essential services. Disruption of lines of railways कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फ्लड आएगा तो रेलवे लाइन में गड़बड़ी, रोड में गड़बड़ी हो जाएगा और इसेंशियल सर्विसेज में भी दिक्कत आ जाएगा। इस वजह से पीपल और गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल है। मान लीजिए रोड में पूरा तरह से पानी भर गया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पाएगा? कोई बाइक से जाना है किसी को, चाहे कोई किसी को कार से जाना है, तो वहाँ से कैसे आदमी जा पाएगा? 10-10, 15-15 फीट यहाँ बिहार में बाढ़ आता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट कारण ये है, इस फिफ्थ और लास्ट, कि स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज एंड इन्फेक्शियस डिसीज लाइक कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। वाटर बॉर्न डिसीज़ कहने का मतलब जब पानी की वजह से होता है, फ्लड आएगा तो पानी गंदगी हो जाएगा पानी में, तो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हेपेटाइटिस, ये सब चीज़ फैलेगा। और भी अदर बीमारी भी आएगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी स्टैगनेंट हो गया तो वहाँ पे मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एनीफिल्स मॉस्किटो डेवलप करे। तो बहुत सारा कारण होता है और लोग गंदा पानी तो पिएंगे ही, क्योंकि उस फ्लड्स का कंडीशन इतना ख़राब रहता है कि पीने को आदमी को शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता है, सब जगह गंदगी हो जाता है। सो ये था कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स फ्लड का। अब फ्लड का पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, ये सब लोग आश्चर्य होंगे कि फ्लड का भला कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? जी हाँ, होता है। जिस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका कुछ अच्छाई भी होता है, तो फ्लड का भी पॉजिटिव इफेक्ट्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड्स। अब हम लोग देखेंगे फ्लड का पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानिए इसको। फ्लड एवरी ईयर डिपॉजिट फर्टाइल सिट ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स विच आर गुड फॉर द क्रॉप्स, इट ऑल्सो रिचार्ज द वाटर टेबल। फ्लड है हर साल डिपॉजिट करता है फर्टाइल सीड, मतलब नदी बहता है, फ्लड आता है तो पानी अपने साथ क्या क्या सिल्ट को एग्रीकल्चरल फील्ड में डिपॉजिट कर देता है, जिस वजह से वो ज़मीन उपजाऊ हो जाता है, जिस वजह से खेती आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा उत्पादन होगा। इट ऑल्सो रिचार्ज वाटर टेबल, फ्लड आने से ज़मीन पर आता है तो बहुत सारा पानी ज़मीन में भी ऑब्जर्व होता है, तो ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ज़मीन में जो ज़मीन के अंदर का पानी है ग्राउंड वाटर, उसका भी लेवल बढ़ता है, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो फ्लड का है, जो उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि उसका अच्छा योगदान वो इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे कि मजूली असम है, वहाँ पे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड पैडी क्रॉप्स आफ्टर एनुअल फ्लड्स इन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो असम मजूली है, मजूली जो प्लेन है, रिवराइन आइलैंड असम में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धान का खेती होता है। जब यहाँ पे फ्लड आ जाता है, फ्लड आने के बाद, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि डिपॉजिट करता है फर्टाइल सिल्ट। यहाँ एग्रीकल्चर, यहाँ के एग्रीकल्चर असम मजूली रिवराइन आइलैंड के फील्ड्स में फर्टाइल सिल्ट का डिपोजिशन होता है आफ्टर फ्लड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बल्कि सारे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, सबको आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, आप लोग को आगे जाके हेल्प होगा।
नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल फ्लड्स। स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल फ्लड कहने का मतलब ये होता है कि क्या क्या तरीके लिए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाढ़ को रोकने के लिए। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस मेनेंस ऑफ फ्लड। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने अपनी तरफ से बहुत सारे नियम, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि फ्लड के मेनेंस को कम, मेनेंस मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट, तो फ्लड के हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। ये कुछ एक्शन है, ये जो है ये मैंने इस टाइप से बनाया है। आप लोग एग्ज़ाम में अगर ये इस टाइप का चार्ट बनाइएगा, इस टाइप का टेबल फ्लो चार्ट टाइप से आप लोग दिखाइएगा तो आप लोग को नंबर ज़्यादा मिलेगा। इसका ये फ़ायदा है कि एग्ज़ामिनर को दूर से ही पता चला कि हाँ ये बच्चा बहुत जानता है। कंट्रोल ऑफ फ्लड्स का क्या स्टेप है? पहला, फ्लड फोरकास्टिंग, रिडक्शन गन ऑफ फ्लड प्लेन जोनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, चैनल इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन एम्बैंकमेंट्स। इस टाइप से आप लोग एग्ज़ाम में बनाइएगा अपने कॉपी में, सेम टू सेम आपको पक्का अच्छा नंबर दिया जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब पहला है फ्लड फोरकास्टिंग, ठीक है, क्या क्या स्टेप में है? स्टेप्स में फ्लड फोरकास्टिंग। आई नो कि ये लेक्चर लंबा है बट इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है जो कि NCERT, न्यू, ओल्ड और अदर रेफरेंस सोर्सेज से ली गई है। ये आपके के लिए ही स्पेशली बनाया गया है ताकि आप लोग को कहीं और भटकने की ना जरूरत पाए, स्पेशली UPSC बच्चों को, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको नोट्स के लिए भटकना पड़ता है, तो यकीन मानिए ये सफिशिएंट है। फ्लड फोरकास्टिंग, इट इन्वॉल्व्स गिविंग प्रायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑकरेंस ऑफ फ्लड। इट इज़ ऑफ इमेंस हेल्प इन टेकिंग टाइमली एक्शन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लाइफस्टॉक एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज़। मतलब फ्लड फोरकास्टिंग करने का मतलब है कि यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि एडवांस में नॉलेज देना रिगार्डिंग द ऑकरेंस ऑफ द फ्लड्स। मान लीजिए फ्लड आने वाला है तो उससे रिलेटेड हम पहले ही अनुमान लगा के इन्फॉर्मेशन दे दिए तो फ्लड का चांसेस तो हाई है लेकिन डिस्ट्रक्शन कम होगा क्योंकि लोग वहाँ से मूव कर जाएंगे तो लोग बच जाएंगे। अपना कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई आदमी अपना जानवर को पाल के रखे, चाहे कोई भी स्ट्रीट एनिमल, सबको पता चला सब इधर से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ फ्लड आ रहा है वहाँ से हट जाएंगे, तो इस वजह से बहुत सारा नुकसान से बचा जा सकता है फ्लड का। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है द सेंट्रल वाटर कमीशन स्टार्टेड फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, वही इस्टेब्लिश किए थे सेंट्रल वाटर कमीशन। ये इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहला बाढ़ आयोग, यानी कहने का मतलब फ्लड फोरकास्टिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था ओल्ड रेलवे ब्रिज ऑफ दिल्ली, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था ओल्ड रेलवे ब्रिज ऑफ दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगी। कभी पूछ देगा कि पहला सेंट्रल वाटर कमीशन कौन सा फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन को सबसे पहले बनाए थे और किस जगह पे बनाए थे, तो इसका आंसर है ओल्ड रेलवे ब्रिज। और ये कौन से स्टेट में है, तो ये दिल्ली है जो इंडिया का कैपिटल में है। और थर्ड पॉइंट है एट प्रेजेंट देयर आर 175 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन ऑफ वेरियस रिवर्स इन द कंट्री। अभी तत्काल तौर पे 175 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं बहुत सारी नदी में कंट्री में। द फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क कवर्स द फ्लड प्रोन स्टेट्स वेयर स्टेशन इशूज डेली फ्लड वार्निंग फ्रॉम मई टू अक्टूबर। ये जो फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क है ये वैसे राज्य में बनाए गए हैं जहाँ पे नदी है और जिन नदियों में बाढ़ आता है यहाँ पे डेली फोरकास्टिंग होता है जहाँ पे वार्निंग दिया जाता है बेसिकली मई टू अक्टूबर में, क्योंकि इसी समय में मानसून और रेनफॉल आता है इंडिया में। तो जहाँ जहाँ जो नदी में बाढ़ आता है तो वहाँ पे फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन बना दिया गया है ताकि लोग को बचाया जा सके। रिडक्शन इन रन ऑफ, सेकेंड पॉइंट, it is one of the very effective method of flood control. Runoff can be reduced by inducing and increasing the infiltration of surface water into the ground in the catchment areas. This can be done by large scale afforestation, especially in the upper catchment areas. थोड़ा सा देखने में ट्रिकी है लेकिन है काफ़ी आसान, समझिए ध्यान से। रिडक्शन रन ऑफ कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे हम लोग तो पानी पेड़ एब्जॉर्व करेगा तो फ्लड है अपने आप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लड है तो मिट्टी को भी बांध के रखा है और जड़ है पानी को एब्जॉर्व करता है,
पानी एब्जॉर्व करेगा तो फिर वो ग्राउंड में चल जाएगा सारा पानी। इस कारण से ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा और सरफेस में भी पानी एब्जॉर्व करेगा तो सरफेस में भी ज़्यादा पानी नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं। तो और जैसे कि कोई भी चीज़ हर जगह सीमेंटेड नहीं करना चाहिए, कुछ जगह ओपन सॉइल के कांटेक्ट में भी करना चाहिए, सॉइल और पेड़ वेजिटेशन, ताकि वो सब लोग एब्जॉर्व कर सके वाटर को ग्राउंड में स्टोर हो जाएगा। कैचमेंट एरिया नीचे जो ज़मीन के अंदर है एज ए ग्राउंड वाटर टेबल रिजर्व, तो वहाँ पे स्टोर रहेगा तो भी फ्लड नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। Dams and multi-purpose projects are being constructed across the rivers to store the surplus water in the reservoirs were constructed during the first 5-year plan। कहने का मतलब डैम है और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, बहुत सारा डैम बना हुआ है, अभी भी बन रहा है रिवर के किनारे, ताकि सरप्लस वाटर जो नदी का ज़्यादा पानी है उसको एक जगह स्टोर किया जाए। ये पानी को स्टोर करके बहुत सारा अलग अलग काम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कभी ड्राउट आया, सूखा आया, तो इस पानी को यूज़ किया जाएगा। कभी इरिगेशन का ज़रूरत पड़ा तो सिंचाई में ही पानी काम देगा। कभी कभी क्या होता है कि पानी का किल्लत हो जाता है बहुत सारी जगह में, तो उस समय के लिए बचा के रखा जाएगा। तो डैम का बनाने का ये सब फ़ायदा। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि आजकल बहुत जगह बिजली का उत्पादन करने के लिए भी डैम बनाया जा रहा है, ताकि सरप्लस वाटर को हम लोग बिजली बनाने में यूज़ करें। इसका दो बेनिफिट है, पहला कि बाढ़ से बचा जा सके, और दूसरा कि पानी बिजली बनेगा तो हम लोग कंज्यूम कर पाएंगे बिजली को, बिजली का यूज़ होगा। और ऐसे ही बहुत सारा डैम्स कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था 5-year प्लान, जो इंडिया में नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया था, जिसपे तहत 5 साल का प्लान आया था। तो इस पहला 5 साल का प्लान में ये सब बहुत सारे डैम्स को बनाना एक इंडियन गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा था। ठीक है। 4 पॉइंट है चैनल इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। चैनल इम्प्रूवमेंट करने का मतलब कि नदी का जो पाथ है उसको सही करना, और एम्बैंकमेंट यानी बड़े बड़े दीवार को खड़ा कर देना नदी के किनारे। द चैनल्स ऑफ द रिवर्स मोर प्रोन टू फ्लड आर इम्प्रूव्ड बाय डीपनिंग एंड वाइडनिंग। जो भी नदी का रास्ता है जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है उसको हम लोग इम्प्रूव कर देते हैं, उसको चौड़ा कर देते हैं और ज़्यादा गड्ढा खोद के गहरा कर देते हैं, गहराई बढ़ा देते हैं नदी का और चौड़ाई भी, जिस वजह से सरप्लस पानी वहाँ पे स्टोर हो जाए और नियर बाई प्लेन्स में ना जाए, आसपास के ज़मीन में, लैंड में। द वाटर ऑफ दोज रिवर्स ऑल्सो डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स। और एक और तरीका ये भी है कि जो नदी है जहाँ पे ज़्यादा पानी है उसको नदी को 3 से 4 भाग में नहर के फॉर्म में बांट दिया जाता है। तो एक नदी का पानी बहुत जगह बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्लड नहीं आएगा। और इसका ये भी फ़ायदा है कि जहाँ पे मान लीजिए पानी का दिक्कत है वहाँ पे एक नहर को बहा दिया जाएगा, तो जहाँ वहाँ का लोग को ही पानी मिल जाएगा, फ्लड से बच जाएंगे। The central and state governments have constructed a number of embankments along the rivers to reduce the menace of flood। menace कहने का मतलब कि हानिकारक प्रभाव। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत सारे एम्बैंकमेंट्स को बनवाया ताकि जहाँ फ्लड को रोका जा सके। Such embankments have been constructed along the rivers such as Brahmaputra, Krishna, Godavari, Gandak, Kosi, Narmada, Tapi, Son, Satluj and their tributaries। embankments ऐसे बहुत सारे embankment बनाए गए बहुत सारी नदी के किनारे। जैसे कि कुछ नदियों के नाम है जहाँ पे embankment बनाए गए हैं, उसको कुछ नदी का नाम ये है: ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी, सन, सतलज और उनका सहायक नदी जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और लास्ट है फ्लड प्लेन जोनिंग। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल फ्लड्स विच आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लड प्लेन्स, पार्टिकुलरली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लडवेज इन रिलेशन टू लैंड यूज। फ्लड प्लेन जोनिंग मतलब जहाँ पे फ्लड प्लेन है वहाँ का जोनिंग करना। कहने का मतलब वहाँ का हिस्सा है तो वहाँ पे फ्लड आएगा कि नहीं आएगा तो उसके बारे में जानकारी लेना। इट्स ए इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल फ्लड। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है फ्लड को कंट्रोल करने का। विच आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लड प्लेन्स, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि फ्लड प्लेन्स के बारे में, पार्टिकुलरली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लड इन रिलेशन टू लैंड यूज। मतलब लैंड में जहाँ फ्लड प्लेन है वहाँ पे कितना पानी बहेगा, क्या है फ्लड आने पे, उसको कब फ्लड आएगा, कैसे आएगा, तो वो सब के बारे में जानकारी देना। फ्लड प्लेन जोनिंग मतलब उसका विस्तार से जानकारी देना। फिर छठा है अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, अपार्ट फ्रॉम इट, ये सब 5 कारण के अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, हाउसेस इन जोस एडजेसेंट टू रिवर चैनल्स शुड बी प्रोहिबिटेड। कहने का मतलब ये है कि जहाँ बिल्डिंग है, फैक्ट्री है और हाउस है, यानी
बहुत बड़ा बड़ा इमारत, घर और फैक्ट्री वगैरह हम लोग को वहाँ पे नहीं खोना चाहिए जहाँ पे फ्लड प्रोन जोन है, क्योंकि वो उससे डिस्ट्रक्शन ही होगा। जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे रिवर चैनल है एडजेसेंट है लैंड एरिया से, मतलब सटा हुआ है, नदी है, ज़मीन है, तो उसके बगल में हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आएगा तो बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन होगा, ह्यूमन लाइफ डेथ होगा ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अदर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।